Hello students, today in this lecture we are going to begin the new lesson number 4 and the name of the lesson Landscape of the South. Landscape of the South, and it the writer name Nathalie Trevorrow. Nathalie Trevorrow. Nathalie Trevorrow is a European. And she is an art historian. And specifically, she studies on the paintings. Okay, the past making paintings. She mainly studies. तो mainly ये study करती है जो past में जो paintings बनाई गई हैं उन paintings के ऊपर. And she is an art historian और she is a European. अब especially in the lesson the landscape of the soul, she studies the comparison between Chinese paintings and the Western paintings. Okay, the comparison between the Chinese painting and the Western painting. Okay, and it the main subject you will read in the lesson. So let's start the first para. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. ये एक ऐसी एक वंडरफुल टोल्ड स्टोरी कही जाती है. टेल मीन्स स्टोरी. ए पेंटर हु दाऊजी के बारे में. हु दाऊजी इज ए चाइनीज पेंटर. ओके, ये चाइनीज पेंटर है जिनके बारे में एक बहुत ही पुरानी स्टोरी कही जाती है और ये 8th सेंचुरी में थे. 8th सेंचुरी में. ओके, his last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong. Tang Emperor Xuanzong. तो हु दाओजिंग की जो लास्ट पेंटिंग है, जिन्होंने लास्ट पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग थी एक लैंडस्केप पर. लैंडस्केप का मतलब एक सीन, एक दृश्य इन्होंने बनाया था. और वो भी ये टैंग एम्परर हैं, किंग जुआनजोंग जिनके कहने पर. और इन्होंने ये पेंटिंग बनवाई थी टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, यानी महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए, उसको सजाने के लिए इन्होंने ये पेंटिंग बनवाई थी. किससे? हु दाओजी से. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. द मास्टर मीन्स हु दाओजी. तो हु दाओजी ने क्या किया, उस पेंटिंग को यानी अपने वर्क को, पेंटिंग को स्क्रीन के पीछे छिपा दिया. क्यों? सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे केवल जो एम्परर मीन्स जुआनजोंग वो केवल इस पेंटिंग को देखे. फॉर ए लॉन्ग वाइल, यानी काफी समय तक, द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन. वो जो लैंडस्केप में जो वंडरफुल सीन बनाया गया था, उस वंडरफुल सीन की उसने प्रशंसा की. द मीनिंग ऑफ एडमायर्ड, प्रेज्ड. अब उस लैंडस्केप में हु दाओजी ने क्या क्या बनाया था, जैसे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लाइटिंग मतलब तैरते हुए बादल, इन एन इमेंस स्काई. इमेंस मीन्स वेरी ह्यूज. मैन ऑन हिली पाथ, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए आदमी. बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए पक्षी. तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने लैंडस्केप में बनाई थी. लुक सर, सेड द पेंटर. फिर पेंटर ने एक दिन कहा, लुक सर, देखे सर, इन दिस केव एट द फूट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स ए स्पिरिट. ड्वेल्स मीन्स ए लिव्स. कि जो माउंटेन है, माउंटेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, और नीचे वाले हिस्से में एक गुफा में, ठीक है, केव में, गुफा में एक आत्मा रहती है. हु दाओजी ने कहा एम्परर जुआनजोंग से. इसकी जस्ट बाद
द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, मतलब अपने हाथों से क्लैपिंग की, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और गुफा का जो द्वार है वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मीन्स सुपर्ब। अब जो अंदर का दृश्य था, द सीन इनसाइड वाज वेरी स्प्लेंडिड, वाज वेरी सुपर्ब, वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और इतना ज़्यादा सुपर्ब था कि जिन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। द वर्ड्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सेइंग द वर्ड्स, ठीक है, तो वर्ड्स कह के जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब आगे हुदाऊ जी ने कहा कि मुझे मैजेस्टी को, मैजेस्टी मीन्स एम्परर, ठीक है, तो एम्परर को रास्ता दिखाने दो, किसका, केव का। द पेंटर, इतना कहते ही द पेंटर एंटर्ड द केव, ये पेंटर हुदाऊ जी इसने गुफा में एंटर किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही उन्होंने एंटर किया उनके पीछे से ये जो एंट्रेंस है वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Before the astonished emperor, जैसा कि emperor was in a surprising movement, ठीक है, तो जैसा कि वो सरप्राइज था, तो could move और utter a word, वो कुछ मतलब हिल सकता या कोई वर्ड कह सकता। utter means say. The painting had vanished from the wall, वॉल पर जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई। वेनिस्ड मीन्स डिसअपीयर्ड, गायब हो गई, ठीक है। और नॉट ए ट्रेस ऑफ हु दाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट, और हु दाऊजी के ब्रश का कहीं कोई ट्रेस नहीं था, कहीं कोई चिन्ह नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इसके बाद ये आर्टिस्ट इस वर्ल्ड में कभी दिखाई नहीं दिया। तो ये एक चाइनीज पेंटिंग थी, ठीक है। और क्या रियल में ऐसा हुआ? नहीं, इट्स ए स्टोरी ओनली, ये केवल स्टोरी है। और जो सीनरी उन्होंने बनाई थी, जो लैंडस्केप दृश्य उन्होंने बनाया था, और एक्चुअली जो पहाड़ के नीचे मतलब माउंटेन के नीचे जो उन्होंने एक केव के लिए सोचा था, तो ये केव क्या था? ये जस्ट एक इमेजिन थी, ठीक है। ये केवल उनकी माइंड पावर था, ठीक है, कि केवल अपने माइंड को यूज में लेना था और ऐसा इमेजिन करना था कि उस पहाड़ के नीचे एक केव है, ठीक है। और हु दाऊ जी ने जैसे एक जबरदस्त एक पावरफुल माइंड का जैसे यूज किया, और उस केव का जैसे उन्होंने ये भी मान लिया कि जैसे उन्होंने उनका एंट्रेंस खोला और उसमें जैसे वो एंटर कर गए, ठीक है, और आज तक वो उसके बाद जैसे दिखाई नहीं दिए। तो इट्स जस्ट एन इमेजिन एंड इट्स ओनली ए स्टोरी, ओके। द नेक्स्ट पैरा, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो ये जो ऐसी स्टोरीज हैं, ये चाइना के जो क्लासिकल एजुकेशन है उस एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. अब कन्फ्यूशस और जुआंगजी ने ऐसी काफ़ी बुक्स लिखी हैं, और वो लगभग जो बुक्स है भरी पड़ी है फुल ऑफ देम ऐसी स्टोरीज से। और दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और इन बुक्स के द्वारा, ये जो बुक्स है ये मास्टर की मतलब द मेन पेंटर, उन पेंटर्स की हेल्प करती है अपने डिसिपल्स को, मतलब अपने स्टूडेंट्स की गाइड करने में। द मीनिंग ऑफ डिसिपल, स्टूडेंट, एक राइट डायरेक्शन बताने के लिए। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। आगे बाद में लेते हैं, फर्स्ट क्लियर द मीनिंग एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स ए स्टोरी, और विच इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट।
ठीक है, जिन्हें एनेक्डोट कहा जाता है, जो रियल इंसिडेंट या रियल जो मतलब पर्सन्स के बारे में भी हो सकता है, तो उनके ऊपर एक रियल स्टोरीज, ठीक है। तो एनेक्डोट से परे दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट विच आर्ट वाज कंसिडर्ड। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा बनाए हुए चाइना में या चाइनीज पेंटर्स के द्वारा बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं वो डीपली रिवील करती हैं स्पिरिट को, ठीक है, मतलब एक आत्मा को, और विच आर्ट वाज कंसीडर, जिसमें आर्ट माना जाता है, ठीक है। ये भी एक आर्ट है कि आर्ट इस चीज़ का है कि जैसे माइंड पावर का यूज करना, मतलब चाइनीज पेंटर जितने भी हैं वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो देखने वाला है जो उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स को, कि वो अपने माइंड का यूज करे और माइंड का यूज करते हुए इमेजिन करें कि ये जो पेंटिंग है इस पेंटिंग में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो चाइनीज पेंटर के द्वारा पेंटिंग्स हैं वो रियल पेंटिंग नहीं होती हैं, वहाँ हमें इमेजिन करना होता है, जैसा कि हु दाओ जी ने किया था, ठीक है। और वहाँ कोई केव नहीं बना हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ केव है उस सीन में, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया। और एक्चुअली हम यहाँ डिफरेंस ही पढ़ेंगे चाइनीज पेंटिंग्स बिटवीन वेस्टर्न पेंटिंग्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, contrast these story, contrast these story means opposed this story, और another famous one about a painter, एक और फेमस स्टोरी है एक पेंटर के बारे में, who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। अब इसी के सिमिलर एक दूसरा एग्जाम्पल द राइटर टेक्स सेकंड एग्जाम्पल कि अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, कि एक और स्टोरी है एक फेमस पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो कभी भी ड्रैगन की आई यानी आंख नहीं बनाता था। ड्रैगन ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट किया था, उस ड्रैगन की कभी आंख नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? फॉर फियर, यानी डर से। इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये पेंटिंग से उड़ जाएगा। तो विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, ये जो राइटर का नेटिव फ्लैंडर्स है मतलब जन्मभूमि है फ्लैंडर, ये यूरोप में है, ए प्लेस इन यूरोप, ओके। और दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, और राइटर इस तरह की पेंटिंग को यानी वेस्टर्न पेंटिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव मानती है, ठीक है। इसको इस तरह की पेंटिंग जो यहाँ इसके नेटिव फ्लैंडर, ये जगह का नाम है फ्लैंडर्स, एप इज कैपिटल हियर। The next line, in 15th century, Antwerp also a place name, Belgium, a place, northern Belgium, a master blacksmith, ये अनदर स्टोरी है। तो जगह का नाम है ये 15th सेंचुरी में, और एंटवर्प में इट द प्लेस नेम, ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ आप जानते हैं लोहार को कहते हैं, और इसका नाम था क्वेंटिन मेट्से, क्वेंटिन मेट्से, ये ब्लैक स्मिथ का नाम। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, जिसे पेंटर की डॉटर से प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, इन सच ए प्रोफेशन मीन्स ब्लैक स्मिथ। अब जो फादर है वो ब्लैक स्मिथ को सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सो क्वेंटिन, द ब्लैक स्मिथ क्वेंटिन स्निक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, स्निक्ड इनटू मींस एंटर्ड इनटू, पेंटर के स्टूडियो में एंटर किया, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और एक मक्खी को उसने पेंट किया, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। पैनल आपने देखा होगा इस तरह से पेंटिंग बनाने के लिए, जो हाल ही में पैनल तैयार किया था
ये पेंटर हैं, इन पेंटर के द्वारा, और उस पैनल पे उन्होंने एक फ्लाई यानी मक्खी को पेंट कर दिया। और विद सच डेलिकेट रियलिज्म, रियलिज्म मतलब मैक्स सो रियल, और उन्होंने इतनी ज़्यादा रियल पेंटिंग बनाई दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। स्वेट मीन्स हिट, कि जैसे ही मास्टर ने एंटर किया, मास्टर जैसे ही अंदर आया, तो उस मास्टर ने मतलब उस पेंटर ने इसको हिट करने की कोशिश की, उस मक्खी को हिट करने की कोशिश की, ठीक है। और बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, ये रियलाइज करने से पहले कि वो क्या कर रहा था, ठीक है, तो उसने उस मक्खी को हिट करने की कोशिश की। क्वेंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, और मास्टर ने क्वेंटन को अपने स्टूडियो में इमीडिएटली एट वंस एज एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस लर्नर या लर्नर, तो एज ए लर्नर उसको स्वीकार किया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। तो इसके बाद मास्टर ने यानी पेंटर ने उसकी शादी मतलब उसकी पुत्री से की, और एक समय में अपने युग का वह महान पेंटर्स में से एक पेंटर बना, ठीक। ये जो ब्लैक स्मिथ था क्वेंटिन मेट्स से। तो दीज टू स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ये जो दोनों स्टोरीज हमने रीड की हैं, एक तो जो फर्स्ट जो चाइनीज पेंटर ने बनाई थी, और एक जो दूसरी जो पेंटिंग है जो ये क्वेंटिन मेट्से के द्वारा बनाई हुई थी, तो ये दोनों स्टोरीज इल्यूस्ट्रेट करती हैं, मतलब इंडिकेट करती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये है फॉर्म ऑफ द आर्ट, मतलब आर्ट का रूप, कि कितने आर्ट के फॉर्म को अचीव करने की कोशिश की गई है। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। Illusionistic likeness का मतलब है illusion, an illusion that resembles something real। इसका मीनिंग यहाँ लिखते हैं an illusion, illusion का मतलब आप जानते हैं भ्रम, an illusion that resembles समथिंग रियल, ओके। तो इट वॉज ए परफेक्ट पेंटिंग। ये क्वेंटिन मेट्से के द्वारा बनाई हुई जो पेंटिंग थी, ये एक परफेक्ट पेंटिंग थी, मतलब एज इट इज, जैसे उन्होंने पेंटिंग को ऐसे बनाया था जैसे इट वाज ए रियल फ्लाई, जैसे कोई रियल में कोई मक्खी थी, ठीक है। तो इस तरह का एक भ्रम था जो किसी चीज को रियल प्रकट करता है, ठीक है। और इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जिसको एशिया में स्पिरिट या इनर लाइफ का एसेंस या सार कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो चाइनीज पेंटर के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग मीन्स द लैंडस्केप, और यहाँ वेस्टर्न स्टाइल में जो पेंटर के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, कि जो चाइनीज पेंटर ने जो पेंटिंग बनाई थी वो रियल नहीं थी, ठीक है। तो उसमें जैसे यहाँ पर कुछ इमेज भी लिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप कि जैसे यहाँ जो इमेज बनाई गई है, इस इमेज में जैसे ये पर्वत है, जैसे ये पानी है, लेकिन और कोई भी चीज़ को जैसे मतलब रियलिटी शो नहीं की गई है, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहे कुछ भी यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। इस पेंटिंग में चाइनीज पेंटर के अकॉर्डिंग जैसे व्यक्ति को कुछ भी इमेजिन करना होता है तो वो कुछ भी इमेजिन इसमें कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये पेंटिंग है, जैसे ये फ्लाई पेंटिंग है
और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल पेंटिंग है, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न पेंटिंग, जिसमें जो पर्सन्स हैं, देखने वाले जो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को वही दिखाया जाता है जो एक्चुअली बनाया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा वेस्टर्न पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग में। तो यहाँ पर कुछ और भी सीन मैंने कलेक्ट किए थे, जैसे इट्स आल्सो ए सीन ऑफ लैंडस्केप। तो इस तरह का ये दृश्य है, तो जिसमें हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई पर्वत है, या यहाँ कोई गुफा का होना या कोई एंट्रेंस होना, इस तरह से कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है। नाउ कंटिन्यू द पैरा। In the Chinese stories, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अब यहाँ राइटर ये बताती है कि चाइनीज स्टोरीज में एम्परर पेंटिंग बनाने का आदेश देता है, कमीशंस आदेश देता है, और उसकी जो आउटर अपीयरेंस है उनकी वो प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो बताता है एम्परर को कि एक्चुअली उसने क्या बनाया, उसका जो वर्क है उसके वर्क का मीनिंग वो ही उसको बताता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पर वो शासन कर सकता है एम्परर। ही हैज कॉन्क्वर्ड, जो उसके अधिकार में है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही जानता है उसके अंदर के रास्ते, ठीक है। इन द चाइनीज स्टोरीज, वी आर रीडिंग ओनली अबाउट द चाइनीज स्टोरीज इन द पैरा। लेट मी शो द वे द दाओ। तो चाइनीज पेंटर ये कहते हैं कि मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ चाइनीज में एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया जाता है, और ये वर्ड है दाओ। और दाओ का मतलब क्या है? पाथ, रास्ता या तरीका, ठीक है, जो पेंटर के द्वारा बताया जाता है, या व्यूवर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो खुद ही उस बनाई गई पेंटिंग में इमेजिन करे, मतलब अपने पावर ऑफ माइंड का यूज करे। और या फिर इस दाओ का मतलब है द मिस्टीरीज वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के जो रहस्यमयी वर्क्स हैं, ये मतलब है दाओ का। द पेंटिंग इज गोन, पेंटिंग चली गई। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन आर्टिस्ट ने अपना उद्देश्य अचीव किया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल अपीयरेंस भौतिक संसार को कहते हैं। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट एज मतलब जो सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, द वर्ल्ड इज मटेरियल वर्ल्ड, ओके। तो इस मटेरियल अपीयरेंस के परे पेंटिंग चली गई और आर्टिस्ट ने वह सब कुछ अचीव किया जो एक्चुअली वह अचीव करना चाहता था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज स्टोरीज, A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। अब यहाँ भी अगेन हम चाइनीज लैंडस्केप के बारे में रीड कर रहे हैं। द चाइनीज लैंडस्केप का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करे, मतलब जो एक्चुअलिटी को प्रोड्यूस करे। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। फिगरेटिव मीन्स रियलिस्टिक, तो वेस्टर्न रियलिस्टिक पेंटिंग में जैसा होता है वैसा चाइनीज पेंटिंग में नहीं होता, ठीक है। चाइनीज पेंटिंग कभी एक्चुअल व्यू प्रोड्यूस नहीं करती, और जबकि वेस्टर्न में एक्चुअल व्यू, जैसे कि फ्लाई जैसे कि उसने बनाई थी और मैंने भी आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। समझना, देखो सेंटेंस। द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, वो चाहता है कि केवल आप अपनी आंखें यूज में लें और लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, और आप जो पर्टिकुलर लैंडस्केप उसने जो बनाया उसको आप वैसे ही देखें जैसा कि पेंटर ने बनाया।
फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, उसका जो भी एंगल है देखने का, तो उसी एंगल से आप भी देखें और उसी एंगल से उस पेंटर ने भी उस पेंटिंग को बनाया। द चाइनीज पेंटर, ये मेन डिफरेंस है, ये जो पैसेज है ये मेन डिफरेंस शो कर रहा है। देखो, जो फर्स्ट डिफरेंस हमने यहाँ रीड किया, ठीक है, जो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या था कि जो चाइनीज लैंडस्केप है इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, और जबकि जो वेस्टर्न पेंटिंग्स है ये फिगरेटिव पेंटिंग होती है, रियलिस्टिक पेंटिंग होती है। तो ये तो हुआ फर्स्ट डिफरेंस। और जो सेकंड डिफरेंस जो हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमने वेस्टर्न यानी यूरोपियन पेंटर के बारे में पढ़ा। नाउ वी रीड द चाइनीज पेंटर। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। अब वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को, मतलब देखने का व्यू पॉइंट, इसको सेलेक्ट नहीं करता, केवल सिंगल व्यू पॉइंट को सेलेक्ट नहीं करता। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसके द्वारा बनाया हुआ लैंडस्केप रियल नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से उस लैंडस्केप में एंटर कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद में आप इसमें ट्रेवल भी कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और जो आर्टिस्ट है वो एक रास्ता क्रिएट करता है आपकी आंखों के लिए, ताकि आपकी आंखें ट्रेवल करें अप और डाउन, देन बैक अगेन, और उसके बाद वापस आ जाएं इन ए लेजरली मूवमेंट। लेजरली आप कहेंगे रिलैक्स्ड मूवमेंट। दिस इज एवन मोवर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब देखो यहां से समझना, yes, this is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। समझना सेंटेंस। अब चाइनीज में यानी चाइना में इस तरह की पेंटिंग बनाने का भी एक प्रचलन है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ऐसे रोलिंग में, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, तो मतलब उस पेंटिंग को रोल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, तो हॉरिजॉन्टल होता है टॉप टू बॉटम, तो मतलब कि जो पेंटिंग्स हैं वो टॉप टू बॉटम होती हैं और उनको रोल किया जा सकता है। जैसे रोल करते धीरे धीरे खोलना और पेंटिंग आती जाएगी, फिर उन्हीं को आप वापस रोल कर लें, अगेन रोल। तो ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें जो एक्शंस है वो धीरे धीरे ओपन होता है वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग का जैसे एक पार्ट आता है, जैसे जैसे आप रोल को डाउन करेंगे, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, इसके बाद में आप इसको ऊपर मूव करते जाएं रोल को, और ताकि जो दूसरी पेंटिंग्स हैं वो दूसरी पेंटिंग आती जाए। तो इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, लेकिन उनके द्वारा, चाइनीज पेंटर्स के द्वारा पेंटिंग को देखने के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड जरूरत होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर के, मतलब व्यूअर एक्टिव रहे, उसके एक्टिव रोल की, पार्टिसिपेशन, उसके हिस्सेदारी की जरूरत होती है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वह डिसाइड करेगा कि वह कितने कदम, कितनी दूरी पर वह ट्रेवल करेगा, ठीक है, थ्रू द पेंटिंग के द्वारा। तो ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल मेंटल। अब व्यूअर जो पार्टिसिपेशन करता है पेंटिंग में वो फिजिकल और मेंटल दोनों होगा। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, मतलब ये ऐसा नहीं कहते कि जैसे जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है उस पेंटिंग को आप एज इट इज देखें। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वह चाहते हैं कि आप उनके माइंड का यूज करें, अपने पावर ऑफ माइंड का यूज करें और माइंड से, अपने माइंड से उस पेंटिंग में आप एंटर करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्स्पिचुअल स्पेस। तो इस तरह की जो वो उनके द्वारा पेंटिंग बनाई हुई होती है वो स्पिरिचुअल होती है, मतलब आध्यात्मिक होती है, और कॉन्सेप्चुअल स्पेस का मतलब होता है जो बिल्कुल, मतलब
अपनी थिंकिंग पर, इसका मतलब होगा अपनी थिंकिंग पर बेस्ड होता है, मतलब अपने विचार पर, अपने व्यूज के ऊपर जो बेस्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंड द चैप्टर हियर and next the remaining part we will discuss in the next class. Okay students, have a nice day and you all enjoy the lesson.